13 अप्रैल 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए खून से लिखा गया। वो बाग जो कभी आम लोगों के लिए सुकून भरी जगह थी, उस दिन एक खूनी कत्लगाह में बदल चुका था। हजारों मासूम लोग, बूढ़े, बच्चे और औरतें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लिए यह जगह कब्रिस्तान बन जाएगी। जनरल डायर, एक नाम जो भारत के इतिहास में हमेशा नफरत से याद किया जाएगा। उसने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी रहम के निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। कोई बचने के लिए इधर उधर भागा, कोई अपनों को ढूंढने लगा, लेकिन चारों तरफ से बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। गोलियों की आवाज में चीखें दब गईं, जमीन लहू से भीग गई, और जब बंदूकें शांत हुईं, तब तक हजारों लाशें बिछ चुकी थीं। वो लोग मर चुके थे, लेकिन उनकी शहादत ने न सिर्फ हिंदुस्तान को हिला दिया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि गोरे अंग्रेजों की असली सच्चाई क्या थी। इस बर्बरता का बदला लेने की आग हर देशभक्त के दिल में जल उठी, लेकिन एक शख्स ने इसे अपने जीवन का मकसद बना लिया, ऊधम सिंह। सालों बाद ऊधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर उस आदमी को गोली मारी जिसे पूरी दुनिया इस नरसंहार का दोषी मानती थी। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या सच में ऊधम सिंह ने सही इंसान को मारा? क्या जिसे मारा गया वही असली गुनहगार था, या फिर इस हत्याकांड की असली कहानी अब तक छुपी हुई है? आज के वीडियो में हम जानेंगे जलियांवाला बाग के उस खौफनाक सच को जो किताबों में दबा दिया गया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आजादी जितनी आसान लगती है उतनी थी नहीं, यह खून से खरीदी गई थी। साल 1919। हिंदुस्तान में आजादी की आग धधक रही थी, लेकिन अंग्रेज अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय और भी जुल्म ढा रहे थे। तभी एक नया कानून आया, रोलेट एक्ट। नाम भले ही कानून का था, लेकिन असल में यह हिंदुस्तानियों की आजादी पर ताला लगाने वाला हथियार था। यह कानून अंग्रेजों को खुली छूट देता था कि वे बिना किसी मुकदमे, बिना किसी सबूत के जब चाहें किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे। यानी ना कोई सुनवाई, ना कोई सफाई, बस सीधा जेल। जैसे ही यह कानून पास हुआ, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी से लेकर आम जनता तक हर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। अमृतसर में भी विरोध शुरू हुआ, लेकिन 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल, दो ऐसे नेता जो लोगों को अहिंसात्मक तरीके से विरोध के लिए जागरूक कर रहे थे, उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने लोगों के दिलों में सुलग रही चिंगारी को भड़का दिया। अमृतसर की गलियों में आक्रोश फैलने लगा। लोगों ने फैसला किया कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वो दिन पंजाब के लिए वैसे भी खास था, बैसाखी का दिन। दूर दूर से लोग अमृतसर आए थे, कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने, तो कोई मेले का आनंद लेने। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। इधर जलियांवाला बाग में सभा की तैयारी चल रही थी, उधर जनरल डायर अपने घिनौने प्लान को अमल में लाने में जुटा था। उसे यह गवारा नहीं था कि हिंदुस्तानी उसके बनाए कानून के खिलाफ खड़े हों। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस सभा को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। 12 अप्रैल की रात उसने अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुला ली। उसकी बंदूकें तैयार थीं और उसकी सोच में सिर्फ एक ही चीज थी, खून, बेगुनाहों का खून। सुबह का सुनहरा उजाला चारों तरफ फैला था। पंजाब की मिट्टी में बैसाखी की खुशबू घुली थी। हर तरफ उल्लास था, हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे दौड़ रहे थे, मेले की रौनक अपने चरम पर थी और लोग अपनों से मिल रहे थे। लेकिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रही भीड़ की वजह कुछ और थी। एक शांतिपूर्ण सभा, एक विरोध, एक उम्मीद कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। करीब 25,000 लोग वहां जमा हो चुके थे। कोई भाषण दे रहा था, कोई चुपचाप सुन रहा था, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में यह जगह मौत के कुएं में बदलने वाली है। इधर शहर के एक कोने में जनरल डायर अपनी खूंखार आंखों से जलियांवाला बाग की ओर देख रहा था। उसने अपनी सेना को तैयार किया,
अपनी बंदूकों को चेक किया और एक ठंडी मुस्कान के साथ कदम बढ़ा दिए। आज हम इन्हें सबक सिखाएंगे, उसने अपने सैनिकों से कहा। वो पूरी तैयारी के साथ निकला था। उसकी जहन में कोई संदेह नहीं था। आज खून बहेगा, बहुत सारा खून। बाग में एक ही संकरा रास्ता था, वही एकमात्र दरवाजा जिससे लोग अंदर आए थे। डायर ने आते ही अपने सैनिकों को इशारा किया और उस दरवाजे पर तैनात कर दिया। कोई बाहर ना निकल पाए, उसका आदेश था। भीड़ अब भी बेखबर थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। फिर अचानक फायर! एक भयंकर आवाज गूंजी और उसके साथ ही गोलियों की बरसात शुरू हो गई। बिना चेतावनी, बिना कोई पूर्व सूचना, सीधे कत्लेआम। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। जमीन खून से सन चुकी थी और आसमान में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। जनरल डायर के इशारे पर जवानों ने बिना रुके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन उन 10 मिनटों ने हजारों जिंदगियां छीन ली। 16 राउंड की फायरिंग बिना 1 सेकंड की देरी के। कोई नहीं बचेगा। डायर के सैनिकों की आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। बंदूकें तब तक गरजती रहीं जब तक उनमें आखिरी गोली बाकी थी। चारों तरफ भगदड़ मची थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ माओं ने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया। शायद सोच रही थीं कि मासूम बच्चों को देख सैनिकों का दिल पिघल जाएगा, लेकिन नहीं, बंदूकें रुकी नहीं। कुछ बूढ़े कांपते पैरों से दीवार फांदने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी गोलियां उनके जिस्म चीर गईं। कुछ नौजवानों ने आखिरी कोशिश में कुएं की तरफ दौड़ लगाई। अगर बाहर नहीं भाग सकते तो शायद कुएं में कूदकर जान बच जाए, लेकिन मौत ने वहां भी रास्ता रोक रखा था। लोग एक के बाद एक कुएं में कूदने लगे। कुछ जिंदा, कुछ मर चुके थे। देखते ही देखते वो कुआं लाशों से भर गया। जब नरसंहार थमा और लोग वहां पहुंचे तो कुएं में से 120 लाशें निकाली गईं। पानी नहीं, सिर्फ खून। इसलिए आज भी उसे खूनी कुआं कहा जाता है। सैनिकों की बंदूकें आखिरकार शांत हुईं, लेकिन दीवारों पर छूटे गोलियों के निशान कभी मिटने वाले नहीं थे। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारें उन गोलियों की कहानियां कहती हैं। कहानियां उन बेगुनाहों की जो सिर्फ अपनी आजादी की बात कहने आए थे और जिनकी आवाज गोलियों की गड़गड़ाहट में हमेशा के लिए दबा दी गई। 10 मिनट की अंधाधुंध फायरिंग के बाद जब गोलियों की आवाज थमी, तब जलियांवाला बाग मौत के सन्नाटे में डूब चुका था। हर तरफ लाशें बिछी थीं, घायल कराह रहे थे और चारों ओर खून ही खून था। लेकिन जनरल डायर, वो तो इस खूनी खेल के बाद राक्षसों की तरह हंसता हुआ बाहर निकल गया। यह हुकूमत का असली स्वाद है। उसकी आंखों में दहशत नहीं, बल्कि विजय का अहंकार था। वो सिर्फ जलियांवाला बाग तक ही नहीं रुका। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे दिखता, वो उसकी बंदूक का अगला निशाना बन जाता। अंग्रेज सैनिकों ने बेगुनाहों को अपनी तोपों के पीछे रस्सियों से बांध दिया और सड़कों पर घसीटते हुए ले गए, मानो वो इंसान नहीं, सिर्फ मांस के लोथड़े हों। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आधिकारिक आंकड़े जारी किए। 349 मौतें, बस 349। लेकिन जो वहां थे, जो अपनों को खो चुके थे, वो जानते थे कि हकीकत में मरने वालों की संख्या हजारों में थी। पूरा देश हिल गया। हर तरफ इस नरसंहार की निंदा होने लगी। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर को जिम्मेदारी सौंपी, और जब जनरल डायर से पूछा गया कि उसने निहत्थी भीड़ पर गोलियां क्यों चलवाईं, तो उसने बेशर्मी से कहा, मजबूरी थी। अगर मैं गोली नहीं चलवाता तो वही भीड़ मुझे मार देती। लेफ्टिनेंट ओडवायर ने सुना, सोचा और फिर अपना फैसला सुनाया। बिल्कुल सही किया डायर, तुमने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया, और इस तरह हजारों बेगुनाहों का हत्यारा बिना किसी सजा के खुलेआम घूमता रहा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस खूनी खेल का एक ऐसा अंत होने वाला था जिसे अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। जलियांवाला बाग की वो शाम, जब हजारों निहत्थे भारतीयों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, एक युवा क्रांतिकारी के दिल में ऐसी आग जला गई थी जो तब तक बुझने वाली नहीं थी जब तक इंसाफ न मिल जाए। सरदार ऊधम सिंह, वो नौजवान जिसने अपनी आंखों के सामने
जलियांवाला बाग में हजारों मासूमों को दम तोड़ते देखा था। वो खुद भी वहां मौजूद थे, लेकिन किस्मत से बच गए, लेकिन एक नए मकसद के साथ, बदला लेने के लिए। उस रात जब जलियांवाला बाग में सिर्फ सिसकियों की गूंज बची थी, जब चारों ओर खून से सनी लाशें पड़ी थीं, जब उन लाशों के बीच बिलखते बच्चे अपनी मरी हुई माओं को हिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, तभी ऊधम सिंह ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उनमें एक ऐसी चिंगारी थी जो सालों बाद जलकर एक ज्वाला बनने वाली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने मामले की जांच के नाम पर हंटर कमीशन गठित किया, लेकिन यह महज एक दिखावा था। परिणाम वही निकला जिसकी उम्मीद थी। जनरल डायर निर्दोष घोषित हुआ, बल्कि उसे सम्मानित भी किया गया। पर एक बात जरूर हुई, डायर को ब्रिटेन भेज दिया गया और कहा गया कि वह दोबारा भारत नहीं लौटेगा। लेकिन क्या सिर्फ डायर ही दोषी था? नहीं, डायर तो सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड था माइकल ओडवायर, वही आदमी जिसने पंजाब का गवर्नर रहते हुए इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए डायर को खुली छूट दी थी। ऊधम सिंह को यह समझने में देर नहीं लगी कि अगर किसी से बदला लेना है तो असली निशाना ओडवायर होना चाहिए। बदले की आग लिए ऊधम सिंह ने भारत छोड़ दिया, लेकिन यह सिर्फ एक देश छोड़ने की बात नहीं थी। यह अपने मिशन को पूरा करने के लिए सही वक्त का इंतजार था। वो अफ्रीका गए, फिर अमेरिका, फिर यूरोप। कई सालों तक उन्होंने अलग अलग नामों से खुद को छिपा कर रखा। इस बीच उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े कई लोगों से मुलाकात की। भगत सिंह से लेकर राजगुरु और सुखदेव तक सभी के साथ उनका गहरा रिश्ता था। भगत सिंह की सोच ने ऊधम सिंह को और भी दृढ़ बना दिया। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा अब उनके जीवन का मंत्र बन चुका था। गरीब घर में जन्मे ऊधम सिंह के लिए इतना बड़ा बदला लेना सिर्फ जोश का खेल नहीं था, बल्कि एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जिसमें हर कदम संभल कर रखना था। मिशन लंदन की तैयारी। उनके सिर से मां बाप का साया पहले ही उठ चुका था। अब सिर्फ एक ही मकसद बचा था, माइकल ओडवायर का खात्मा। इस सफर की शुरुआत उन्होंने गदर पार्टी से की। यहीं से उन्होंने क्रांतिकारियों से जुड़कर अपने मिशन की प्लानिंग शुरू की। लेकिन लंदन तक पहुंचना आसान नहीं था। पैसा चाहिए था, पहचान छिपानी थी और सही वक्त का इंतजार करना था। उन्होंने बढ़ई का काम शुरू किया, फिर मजदूरी की और धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगे। जब कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए। वहां कुछ साल काम करने के बाद आखिरकार वो लंदन पहुंच गए। लंदन में उन्हें कोई पहचान न ले, इसके लिए उन्होंने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। उसी होटल में वो माइकल ओडवायर की हर गतिविधि पर नजर रखते। लेकिन अभी भी उनके पास वो हथियार नहीं था जिससे वो अपने मिशन को पूरा कर सकते। 21 साल का इंतजार और वो दिन। ऊधम सिंह को अपने मिशन को पूरा करने में पूरे 21 साल लग गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब वक्त आ गया था। 1940, क्रैक्सटन हॉल, लंदन। यहां ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बड़ी बैठक हो रही थी। इसमें ब्रिटिश सरकार के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे और सबसे अहम नाम माइकल ओडवायर। ऊधम सिंह ने अपनी पिस्तौल एक किताब के अंदर छिपा ली थी। वो सभागार के अंदर बिल्कुल शांत बैठे रहे, ठीक वैसे ही जैसे कोई आम नागरिक हो। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं। लेकिन जैसे ही सभा खत्म हुई और माइकल ओडवायर खड़ा हुआ, पहली गोली सीधा उसके सीने में धंस गई। दूसरी गोली ने उसे वहीं ढेर कर दिया। इंसाफ का आखिरी अध्याय पूरा हॉल सन्न रह गया था। ब्रिटिश सरकार को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी ही धरती पर एक भारतीय ने उनके बड़े अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया था। ऊधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया। कोर्ट में जब उन पर मुकदमा चला तो उनसे पूछा गया, तुमने माइकल ओडवायर को क्यों मारा? ऊधम सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बदला नहीं था, यह इंसाफ था। उसने हजारों बेगुनाहों को मारा था, मैंने सिर्फ एक को। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं और भी दोषियों को खत्म करता।
31 जुलाई 1940 ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आज भी जब जलियांवाला बाग की मिट्टी को छूते हैं तो वहां सिर्फ उन गोलियों के निशान नहीं मिलते, बल्कि एक क्रांतिकारी की गूंज सुनाई देती है जिसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इनकलाब जिंदाबाद, यह आखिरी दृश्य इतिहास में दर्ज हो चुका था। इतिहास की दो गलतियां यहां एक दिलचस्प बात गौर करने वाली है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दो बड़े अंग्रेज अफसर थे, जनरल डायर और माइकल ओडवायर। जनरल डायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, वो तो 1927 में बीमारी से मर गया। ओडवायर, जिसने इस नरसंहार को जायज ठहराया था और जनरल डायर को बचाया था, उसे ऊधम सिंह ने मौत की सजा दी। जो भी इस हत्याकांड में शामिल था, उसकी किस्मत में एक न एक दिन मौत लिखी ही थी। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी के पीछे हजारों शहीदों का बलिदान है। यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली, हमने इसे खून से सींचकर हासिल किया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस आजादी की कीमत समझें और इसे हमेशा बनाए रखें। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।